जय हिंद दोस्तों, आप देख रखे गए एसएस न्यूज। मैं सलमान अशरफी। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार काउंसिलिंग के चुनाव में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प गए। वकीलों के सबसे बड़े सदन में अपनी आवाज़ उठाने के लिए कई दिग्गज और अनुभवी चेहरे मैदान में गए। आज की हमारी खास पेशकश में हम बात करेंगे एक ऐसी जुझारू और मुखर उम्मीदवार से जिन्होंने उस चुनाव को एक नई दिशा दी गई। हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती शगर नकवी जी। नमस्कार दर्शकों, मैं जयबुल अहमद खान, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज़। हम आए हैं बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए और आज हमारे साथ एक महिला जुड़ी हुई है जिनका पहचान किसी तरह से आवश्यकता नहीं है। जानी मानी हस्ती है और बड़ी सम्मानित महिला अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट की। इनसे जानते हैं क्या क्या इनके मुद्दे हैं, किस किस बेस पे चुनाव लड़ रही हैं चुनाव। तो सबसे पहला सवाल करते हैं टाइम न बर्बाद करते हुए। सबसे पहला सवाल ये कि आपके माइंड में आया कैसे कि आप चुनाव लड़ रही हैं, किस वजह से लड़ना चाह रही हैं? देखिए, मैं शहर नकवी एडवोकेट। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सारे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता भाइयों को नमस्कार कहना चाहती हूँ, प्रणाम करना चाहती हूँ और सलाम वालेकुम और आदाब करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं अपनी बातों को शुरुआत करती हूँ कि देखिए, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव लड़ना एक इंटेंशन नहीं है कि मुझे एक पद ग्रहण करना है। मेरा इंटेंशन ये है कि अधिवक्ताओं के हित में काम करना। मैंने बहुत दिन से देखा है कि एडवोकेट के लिए कहीं कोई ऐसा वेलफेयर नहीं है, कोई ऐसी चैरिटी नहीं है कि जिससे मदद पहुंचाई जा सके। और एडवोकेट की आवाज़ जितने भी आज तक मेंबर्स रहे हैं या एडवोकेट रहे हैं, उन्होंने किसी भी आवाज़ को इतनी ज़बरदस्त तरीके से बुलंद नहीं किया है, ना ही सरकार तक पहुंचा पाए कि अधिवक्ताओं को कोई लाभ हुआ हो। देखिए, आप हाल में ही देख लीजिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। ये तो जाना माना मुद्दा है, सभी लोग जानते हैं और ये हमारे अधिवक्ता भाइयों की वक्त की एक डिमांड है, समय की डिमांड है। तो वक्त के हिसाब से चीज़ें जैसे बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं, तो कुछ चेंज क्या अधिवक्ताओं के लिए हो जाएगा तो कुछ बुरा नहीं होगा, हमारा भला हो जाएगा। और इस वजह से कोई भी लीडरशिप, कोई भी स्ट्रॉन्ग नेतृत्व नहीं हुआ है आज तक बार काउंसिल में कि अधिवक्ताओं के लिए आवाज़ बनकर खड़ा हुआ हो, उनको बेनिफिट मिला हो, उनको फ़ायदा मिला हो। बस यही रीज़न था कि मैंने अपना निर्णय किया और बहुत सारे वकील भाइयों और बहनों ने मुझे खुद कहा, इनकरेज किया कि आप आगे आइए, फ्रंट लाइन पे आइए और आप हमारा नेतृत्व करिए। तो मुझे अगर मौका मिलता है तो श्योर है कि मैं नेतृत्व करूंगी इस चीज़ का। यही रीज़न है चुनाव लड़ने का, अधिवक्ता है इस। अगर आप जीत के 3 अधिवक्ताओं के लिए 3 पहला काम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अधिवक्ताओं के लिए 3 काम क्या है, काम तो बहुत सारे हैं। आप तो 3 की ही बात कर रहे हैं। यहाँ तो मेरे दिमाग में इतने सारे प्लान हैं कि मैं अभी क्लियर नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, कुछ ये मैं अपनी बातें बता देती हूँ कि सबसे पहले देखिए, हमारी सुरक्षा। अगर परिवार, एक व्यक्ति सुरक्षित है तो पूरा परिवार सुरक्षित है। अधिवक्ताओं की जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, हाल में ही मामला देखिए कि हमारे एक्स प्रेसिडेंट, उनके भतीजे को चाकू बोलकर मार दिया गया। तो ये क्या सुरक्षा पाना, सुरक्षा चाहना क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है? हर नागरिक की तरह अधिवक्ताओं को भी एक राइट्स होना चाहिए। और इसमें एक मैसेज जाता है, पब्लिक में गलत मैसेज जाता है कि अधिवक्ता ही सेफ नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए अगर आप एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करा सकते हैं तो संशोधन करिए हमारे कानून में, जो ऑलरेडी हमारे लिए बना हुआ है, उसमें अमेंडमेंट कर दें, फर्स्ट है। और सेकेंड की अधिवक्ताओं की बेटियों की शादी, ये एक मुद्दा बनता है जिससे अधिवक्ता बहुत परेशान हो जाता है। तो दूसरा ये रहेगा, इसमें आर्थिक मदद। तीसरा ये है डेथ क्लेम। आप किसी भी अधिवक्ता की डेथ हो जाती है तो परिवार टूट जाता है पूरी तरह से कैसे। तो ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि 25 लाख रुपीस कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। इसको गवर्नमेंट को हर डेथ क्लेम के तौर पर एडवोकेट के फेवर में रिलीज करना चाहिए, इन फेवर ऑफ एडवोकेट इस अमाउंट को रिलीज होना चाहिए। मैं इस बिल को लागू कराने की कोशिश करूंगी, इसे बिल बना के पेश करूंगी और जो भी बदलाव होंगे एडवोकेट के लिए, मे भी हम लोग असेंबली को भी लेटर लिखें, खत लिखें आगे, और पार्लियामेंट को भी खत लिख सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम आगे कोशिश करते रहेंगे। और भी मुद्दे आप जो हमसे जानना चाहते हैं वो आप बता दें। और जो वकीलों को जिस तरह सबसे बड़ी समस्या क्या है, आज के वकीलों, यूपी के वकीलों को सबसे बड़ी समस्या क्या है और उनकी समस्या को कैसे हल करेंगे आप? सर कुछ बता दूँ तो एडवोकेट बेरोजगार की तरह घूम रहा है, बहुत सारे एडवोकेट। और ये हकीकत है ज़मीनी कि जो जूनियर अधिवक्ता हैं, जो सेल्फ डिपेंड नहीं है, आप भी देख रहे होंगे कि उनकी कंडीशन ऐसी है। उन पे बाद में आते हैं, पहले आप नहीं, इसी पे बात कर लीजिए पहले कि बेरोजगार जैसे हो जाते हैं वो, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है टीम से।
तो उन अधिवक्ताओं के लिए भी विचार करना चाहिए कि अगर कोई एक इतने बड़े प्रोफेशन में आया है तो जूनियर एडवोकेट के लिए भी मिनिमम 10,000 सरकार को देना चाहिए पैसा, कि उनका रोजगार चलता रहे, वो अपने फ्यूचर में किसी भी सीनियर के साथ ऐड होके अच्छे से सीख सके। वरना उनके ऊपर प्रेशर या बर्डन हो जाएगा कि हम अपना परिवार कैसे चलाएं, अपने खर्चे एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करें, तो वो सही से काम नहीं कर पाएगा। उसका दिमागी जो संतुलन होता है एक इंसान का, वो पैसे से स्टेबल होता है। स्टेबल करना ज़रूरी है। ये बुढ़ापे में जो सहारा बनेगा, बुढ़ापे के लिए क्या है, पेंशन वेंशन कुछ ऐसा कुछ स्कीम लाएंगे आप? जो बुढ़ापे में हेल्थ इशू होते हैं, इस तरह से क्या लाएंगे आप? देखिए, पहले तो मेडिकल फैसिलिटी की बात कर लेते हैं। अभी के करेंट टाइम में ही मेडिकल फैसिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है एडवोकेट के लिए। आप देख रहे होंगे कि ECG की फैसिलिटी अभी हमारे माननीय उच्च न्यायालय में नहीं है। अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो एड डॉक्टर्स बैठते हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स का पैनल है हाई कोर्ट में, वो उतना अच्छे इंतज़ाम में नहीं बैठा हुआ है। उनका मैनेजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बहुत अच्छे हेल्थ इक्विपमेंट हो हमारे पास और फैसिलिटी दे पा रहे हों। कुछ ऐसा नहीं है जिससे एडवोकेट की हेल्थ का ध्यान दिया जाए या हेल्थ के लिए उनको बहुत सरकार से सपोर्ट मिल रहा हो। कोई ऐसे हॉस्पिटल्स नहीं है। इसलिए अब मैं डेथ क्लेम की बात पे आती हूँ, अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ, कि डेथ क्लेम तो मिलना ही चाहिए। और जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं, आपने जो भी सवाल किया था, क्या सवाल किया? पेंशन, हाँ, यही मैं बताना चाह रही थी आपसे कि पेंशन योजना, और एडवोकेट के लिए पेंशन योजना ज़रूरी भी है और मिलना भी चाहिए। मैं तो कह रही हूँ कि पेंशन के तौर पे डेथ के बाद में एक एज क्राइटेरिया डिसाइड कर देना चाहिए कि 70 ईयर के बाद अगर किसी एडवोकेट की डेथ होती है। देखिए, सरकार को हर किसी को एक एक बंदे को पकड़ के कोई पेंशन योजना नहीं दे सकती है, लेकिन एक क्राइटेरिया सेट करना चाहिए। 70 साल पर जिसकी डेथ होती है, 70 ईयर पर जिसकी डेथ होती है, उसको एक पेंशन योजना लागू करना चाहिए। इन सारे मुद्दों को मैंने कहा ना, जब मैं बायलॉज बना के एक प्रेषित करूँगी, मैं एक मैनेजमेंट टीम के तौर पे जब काम करूँगी, तो एक हम लोग अपना पर्सनल बायलॉज होगा जो हम सरकार को भेजेंगे। उसमें इन सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपके मीडिया को, चैनल को मैं फिर इन्वाइट करूँगी और उसमें दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या मुद्दे दिए। बहुत बढ़िया। कोर्ट प्रेशर में चैम्बर में बैठने की जगह, सबसे पहली बात तो महिला आप है, तो हम महिलाओं की बात करेंगे। महिलाओं को बैठने के लिए चैम्बर में जगह कैसे देंगे, कैसे उपलब्ध करवाएंगे आप? देखिए, महिलाओं की स्थिति बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है बैठने की चैम्बर्स के लिए, और पर्सनल चैम्बर लेडीज़ के ये अभी बहुत इंतज़ाम नहीं है। हाँ, उम्मीद की एक किरण नज़र आई है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंग हाईकोर्ट में बन के चैम्बर्स के तौर पे तैयार हुई, जिसे पार्किंग भी उसमें बहुत अच्छी है। ये मैं नहीं कह रही कि अच्छा कुछ फैसिलिटी नहीं मिली है, अभी सरकार ने हमारी दिया है। वहाँ पे अगर इंतज़ाम होता है, महिलाओं के लिए भी किया जाता है, बराबर से पुरुषों के बराबर में अगर चैम्बर दिए जाते हैं, तो ये गुड होगा हमारी महिला एडवोकेट्स के लिए। और बार और बेंच के बीच में जो आपसी मतभेद है और उनके रिश्ते सही करने के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, ये सवाल तो आपका जेन्युइन है, जायज़ है, लेकिन बार और बेंच में जो आपस में एक बनना चाहिए जिस हिसाब से, उस हिसाब से कोई तालमेल, आपसी तालमेल शुरू से देखने को मिल रहा है कि चला नहीं आ रहा है। अब ये है कि बार और बेंच में जो तालमेल बनाने की बात कही जा रही, कार्यकारिणी की तरफ से मैं अब कोशिश करूंगी, अगर मैं आती हूँ, मैं औरों की बात नहीं कर रही, अगर मैं आती हूँ तो बार और बेंच में एक आपसी तालमेल बनाने की कोशिश करी जाएगी, जिससे अधिवक्ताओं का हित हो। जो एक एटीट्यूड वर्जन है, देखिए, कहना नहीं चाहिए, मैं शब्दों को अपनी संभाल के इसीलिए बोल रही हूँ कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारी हैसियत से बड़ी होती हैं, हम उन्हें नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो एटीट्यूड लेवल है उस हिसाब को देखते हुए हम लोग बातचीत करके आपसे समाधान का कुछ हल निकालेंगे। अक्सर देखा जाता है कि न्यायिक अधिकारी जो है वकीलों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनके लिए ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ये मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें बर्बाद होती हैं एटीट्यूड में, तो हो सकता है कि कोई रीज़न हो है कि अधिवक्ता के अंदर एटीट्यूड है या न्यायिक अधिकारी के अंदर एटीट्यूड है, किसके अंदर एटीट्यूड है, क्लियर करके? दोनों में ही है। सबसे ज़्यादा किसकी है? कि ये नहीं कह सकते कि जजेस में, कुछ जजेस तो ऐसे हैं जो आप कहेंगे उनको ऊपर वाले का रूप दिया जा सकता है, नाम दिया जा सकता है कि ये ईश्वर के रूप में हमें मिल गए हैं। कुछ जजेस ऐसे भी हैं और कुछ है तो बिल्कुल मेरिट पे जो काम कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो एडवोकेट है, आपने कहा एटीट्यूड लेवल, तो ये दोनों में बराबर पाया जा रहा है। इसीलिए आपसे जो तालमेल है ये बन नहीं रहा है। मेन इश्यूज यही है, एडवोकेट में भी उतना ही एटीट्यूड है और जुडिशियरी में भी उतना ही एटीट्यूड है, तो बराबर का तालमेल नहीं बन पा रहा है।
दोनों को ही कम करना पड़ेगा, मैनेज दोनों को करना पड़ेगा। किसी को कैसे करेंगी आप, मैनेज कैसे करेंगी आने के देखिए बाद? किसी परिवार को बैलेंस कैसे करते हैं आप बताइए, किसी भी परिवार को कैसे बैलेंस किया जा सकता है? आपसी तालमेल और बातचीत करके, जैसे हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट है, वो समय समय पर चीज़ों को सुधारते रहते हैं और उसमें ध्यान देते हैं इन चीज़ों पर। मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों पर आगे भी विचार करेगी हमारी माननीय एपेक्स कोर्ट। अक्सर देखते हैं छोटे छोटे मुद्दे पर हड़ताल हो जाती है, तो इसमें आम आदमी जो है परेशान हो जाता है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, इस कोई टाइम और कंट्रोल तरीका, है। कोई और तरीका नहीं है इसका कि कोई और तरीके से बात रखी जाए? देखिए इस टाइम तो कंट्रोल है काफ़ी, जब से हमारी न्यायपालिका ने एक्शन लिया है तो हड़तालों पे तो कंट्रोल हो गया है, स्ट्राइक पे। लेकिन स्ट्राइक होने से जो अहित होता है क्लाइंट्स का, जैसे पूरे उत्तर प्रदेश से लोग चलकर आते हैं मुकदमों की पैरवी के लिए, उनका बहुत लॉस हो जाता है। तो हड़ताल मुझे एक सॉल्यूशन नहीं लगता किसी चीज़ का, हड़ताल नहीं करनी चाहिए। बहुत ही रेयर है, रेयरेस्ट केस में हड़ताल होनी चाहिए। वकीलों के लिए जो डिजिटल सेवाएं हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? इसमें क्या क्या लाना चाहेंगे आप? देखिए डिजिटल होना और सोशल मीडिया पे एक्टिव होना, ये सारी चीज़ें मतलब अच्छी हैं हमारे लिए। और एडवोकेट के लिए डिजिटल होने के लिए और आर्थिक मदद की भी ज़रूरत होती है। देखिए लैपटॉप है और जो इंटरनेट में वाईफाई है, ये सारी सुविधाएं अभी वकीलों के पास नहीं है। तो मुझे लगता है चैम्बर तक वाईफाई पहुंचना चाहिए और पूरा डिजिटल तरीके से पूरा सिस्टम को अधिवक्ताओं को